गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इडूसाला में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज हम चला रहे थे बीपीएससी 67 के लिए, साथ ही सीडीपीओ और अन्य एग्जाम के लिए। इस टेस्ट सीरीज में कई गलतियां पाई गई, कुछ क्वेश्चंस जो मिसप्रिंट हो गए, कुछ क्वेश्चंस जिसके आंसर गलत पाए गए। इस टेस्ट सीरीज को हम बहुत सुधार के साथ आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं और इसीलिए हमने इसमें एक इनिशिएट लिया कि जो हम टेस्ट सीरीज का मास्टर वीडियो बना रहे थे, जो हम टेस्ट सीरीज आपको मैक्सिमम कम टाइम में देना चाह रहे थे, वो टेस्ट सीरीज हम आपको अब एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं तो इसके आंसर को हम बारीकियों से ध्यान देते हैं, जिससे कि आपकी अशुद्धियों की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिससे जो अशुद्धियां हैं इसमें विद्यमान हैं उसको हम आइडेंटिफाई करके उसको समाप्त कर देते हैं और आपके पास तक बहुत ही कम अशुद्धियों के साथ ये सेट पहुंचाएंगे। चलिए, अब ये प्रयोग कैसा लगेगा आपको, ये जारी रखा जाए या नहीं, पुनः मास्टर वीडियो के फॉर्म में ही आपको दिया जाए, या आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम उसी तरीके से आगे आपको सीरीज दे सकें। चलिए मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब इस प्रश्न पत्र में हम देखने वाले हैं भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न, मोह असंबद्धता ... और ... के बीच पाई जाती है। तो किसके बीच पाई जाती है? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है, भूपरपटी और प्रवार के बीच में मोह असंबद्धता पाई जाती है। दरअसल होता क्या कि जो पृथ्वी है हमारा जो सतह है, धरातल है, उसको कई भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 3 भागों में हम बांटते हैं। आपका सतह होता है, भूपरपटी होता है, उसके बाद आपका इसके नीचे मध्यमंडल होता है, उसके सबसे नीचे कोर होता है। तो इसमें होता क्या है कि विभिन्न परतों के बीच में जहाँ से ये निर्धारित होता है कि ये परत अलग है, ये परत अलग है, उनके गुणों में अंतर देखा जाता है, तो उसी को असंबद्धता कहा जाता है, डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। तो यहाँ पर भूपरपटी और प्रवार, जिसे प्रवार मैंने मध्यमंडल बोला, वही प्रवार है, उसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता पाई जाती है उसको जो है क्या बोला जाता है? मोह असांतत्य बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से सियाल चट्टानों के बारे में सही है? तो सियाल चट्टानों के बारे में सही कौन सा कथन है यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन ए सही है आपका। यह सिलिका समृद्ध चट्टानों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। सियाल मुख्यतः क्या होता है? सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे सियाल कहा जाता है। और सियाल चट्टानें ज़्यादातर महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, भू आभ है। देखिए, ना पृथ्वी गोल है, न गोलाकार, न चपटी है, ठीक है, न अंडाकार है। पृथ्वी अपनी तरह की आकृति है, पृथ्वी की अपनी अलग तरह की आकृति है। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सही कूट का चयन करना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है आपका। ऑप्शन बी यानी कि पहले जो है माउंट कोटोपैक्सी आएगा, ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी का पहले आता है, उसके बाद आपका आएगा माउंट कोरोपूर्णा आएगा, उसके बाद माउंट मिस्टी आएगा, उसके बाद आपका आता है ओजोस डेल सलाडो आता है। अगला प्रश्न है, भूकंप से उत्पन्न प्राथमिक तरंगें प्रकृति की होती हैं। कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये तरंगें ऐसी होती हैं, ये क्या कहते हैं? ध्वनि तरंगों के समान गति करती हैं, इसीलिए इनको अनुदैर्ध्य कहा जाता है। और जो तरंगें प्रकाश के कणों के समान गति करते हैं उनको अनुप्रस्थ कहा जाता है। भूकंप से उत्पन्न कौन सी तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं? कौन सी सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही है, लव तरंगे या एल तरंगे या सरफेस तरंगे जो होती हैं वे सर्वाधिक हानिकारक होती हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जैसे भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। पहली तरंग जो होती है उसको पी तरंग कहा जाता है, प्राथमिक तरंग, प्राइमरी वेव। दूसरी सेकेंडरी होती है, एस वेव होती है, एस तरंगें होती हैं। तो ये जो है यहाँ पे आपका तीसरी जो होती है सरफेस तरंग, वेब तरंग होती है, इसी को लव तरंग भी कहा जाता है, लव वेव भी कहा जाता है। ये सरफेस पर सर्वाधिक हानि पहुंचाती हैं, सबसे ज़्यादा क्षति यही पहुंचाती हैं। ज्वालामुखीय गतिविधि के परिणाम स्वरूप बनी निम्नलिखित में कौन सी आकृतियां प्रकृति से असंगत हैं? कौन सी असंगत हैं? ऑप्शन बी सही है, डाइक।
इसमें जो सील है, लपोलिथ है, फैकोलिथ है, डाइक है, ये क्या होते हैं कि जैसे सतह के अंदर जब मैग्मा सतह तोड़ के ऊपर नहीं आ पाता तो अंदर ही विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं विभिन्न प्रकार की लावा से निर्मित आकृतियों को ये किसी को सील कहा जाता है, किसी को लैपोलिथ, किसी को डाइक, किसी को फैकोलिथ कहा जाता है। तो इसमें सील, लैपोलिथ, फैकोलिथ लगभग आकृतियां इनकी समान होती हैं, लेकिन जो डाइक है उसकी थोड़ा अलग होती है। टेफ्रा बनता है, टेफ्रा बनता है, ऑप्शन ई सही है इसका। तो किससे बनता है टेफ्रा? यहां पर सभी शामिल है, सभी से टेफ्रा बनता है, लावा से भी, राख से भी, धूल से भी, सिंडर से भी, इन सभी से टेफ्रा बनता है। लावा घनीभूत हो जाता है, राख रेत का आकार, धूल राख से महीन, सिंडर अधजली सामग्री। पृथ्वी की कौन सी पेटी मौसम में अधिकतम परिवर्तन विविधता की साक्षी बनती है? ऑप्शन सी सही है, समशीतोष्ण पेटी। भूगोल में बृहत वृत्त शब्द का क्या अर्थ है? बृहत वृत्त का अर्थ क्या है? ऑप्शन ई सही है इसका। बृहत वृत्त वह कोई भी वृत्त है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है, वह बृहत वृत्त कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। वह सबसे बड़ा वृत्त है जो किसी गोले को खींचा जा सकता है, प्रत्येक मध्याह्न रेखा बृहत वृत्त बनाती है। ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। देश की मध्य मध्याह्न रेखा का चयन इस प्रकार किया जाता है कि वह डॉट 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 से विभाज्य होती है। ऑप्शन सी 7.5 डिग्री से विभाज्य होती है। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम समय क्षेत्र है? अधिकतम समय क्षेत्र किसमें है? ऑप्शन बी यहाँ है फ्रांस का। देखिए कुछ लोग ऑप्शन लगाए हैं रूस का, हो सकता है बोल दें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रांस ही सही है। क्यों सही है उसके पीछे कारण बता रहा हूँ। देखिए रूस का आप भौगोलिक विस्तार देख रहे हैं कि आपको लगता है मैप में जब आप देखते हैं तो लगता है बहुत बड़े क्षेत्र में है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि जैसे जैसे हम ध्रुवों से कर्क रेखा से या फिर हम विषुवत वृत्त से जो भूमध्य रेखा है उससे जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं वैसे आकृति संकुचित होती चली जाती है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, यहाँ पे फ्रांस का ज़्यादा क्यों है? आप कहेंगे छोटे से क्षेत्रफल में तो है ही फ्रांस, और उसका कैसे ज़्यादा होता है टाइम जोन? तो उसमें इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसकी जो ओवरसीज टेरिटरी है या फिर जो उसका जो उसके अन्य कॉलोनियल एरिया हैं, जैसे कहीं कोई आइलैंड है कहीं, तो दूर तक आप देखेंगे हिंद महासागर में आप देखेंगे फ्रांस की कोई न कोई आइलैंड होगा, अटलांटिक ओशन में देखेंगे वहाँ भी होगा, तो उन सबको जोड़ते हुए सबसे ज़्यादा फ्रांस का है। ओकावेंगा दलदल कहाँ स्थित है? ओकावेंगा दलदल कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, ओकावेंगा। ठीक है, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है ओकावेंगा दलदल। देखिए इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा देखते हैं। बोत्सवाना दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में ओकावेंगा डेल्टा एक दलदली अंतर्देशीय डेल्टा है जहां ओकावांगो नदी कालाहारी के एंडोहोइक बेसिन के मध्य 930 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर एक विवर्तनिक गर्त में गिरती है। डेल्टा तक पहुंचने वाला सारा जल अंततः वाष्पित होकर भाप बनकर उड़ जाता है और किसी भी समुद्र या महासागर में प्रवाहित नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पर एक दलदल का निर्माण हो जाता है। ग्रही पवनों का 3 सेल मॉडल सुझाया गया था। ग्रही पवनों का 3 सेल मॉडल सुझाया गया था, तो 3 सेल मॉडल क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। ऑप्शन ए सही है, विलियम फेरल द्वारा यह सुझाया गया था 3 सेल मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ग्रहीय पवनों और वायुमंडलीय परिसंचरण का 3 सेल मॉडल विलियम फेरल द्वारा दिया गया था, तो इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है इसमें कौन कौन से आते हैं? मुख्य रूप से जो मॉडल बनाए गए थे ट्राई सेलुलर मॉडल द्वारा बनाई गई संकल्पना, एक समान पृथ्वी की सतह पर घूर्णन करती पृथ्वी, कॉरियोलिस बल, सूर्य का भूमध्य रेखा पर सिर के ऊपर होना, ये सारों को आधार मान के बनाया गया था कि जो वायु का चक्रण होता है वह सेल में होता है। सेल कैसे? जैसे देखिए मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए इस तरह वायु चली, इस तरह यहाँ आके मिल गई, तो ये एक सेल पूरा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 3 सेल मॉडल सुझाया गया था फेरल के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर निम्नलिखित में किन में परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए सही आपका, तिथि में परिवर्तन होता है। जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा उससे तिथि में परिवर्तन आता है यानी कि समय में और तिथि में दोनों परिवर्तन। हालांकि जो अक्षांश रेखा होती है, देखिए पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से 2 रेखाएं खींची जाती हैं, एक उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, पूरब से पश्चिम खींची जाती है। तो जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती है उसको देशांतर रेखा कहा जाता है, जो पूरब से पश्चिम खींची जाती है उसको अक्षांश रेखा कहा जाता है।
देशांतर रेखा के द्वारा हमें समय का ज्ञान होता है, तिथि का ज्ञात होता है, जबकि अक्षांश रेखा के द्वारा तापमान, मौसम संबंधी वेजिटेशन वगैरह से सब निर्धारित होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कोरियोलिस बल डॉट 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 क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है। तो ध्रुवों से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो कोरियोलिस बल होता है जो वो बढ़ता चला जाता है। इसी क्रम में इसको उल्टा कर दीजिए, जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो कोरियोलिस बल शून्य हो जाता है अंततः, मतलब विषुवत वृत्त पर विषुवत रेखा पर पहुंचते। इसीलिए जो चक्रवात उठते हैं सामान्यतया 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच चक्रवात नहीं उठते, क्योंकि चक्रवातों के लिए कोरियोलिस बल होना आवश्यक माना जाता है, एक आवश्यक शर्तों में से एक है। उसके बाद देखते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र ITC-Z के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? तो ITC-Z के बारे में ऑप्शन ई सही है। इनमें से हम देखते हैं कौन, ऑप्शन बी और सी केवल 2 सही हैं, एक से अधिक ऑप्शन सही थे। ये क्या होता है? यह निम्न दाब का क्षेत्र होता है, ठीक है। बिल्कुल होता है। तो ये कह रहा है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो हमें गलत ऑप्शन ढूंढना था। इसमें मौसम अनुसार परिवर्तन नहीं होता, तो ये गलत है। ITC-Z समय के अनुसार ऊपर नीचे शिफ्ट होती रहती है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और क्या कह रहा है? यह उच्च दाब प्रवणता वाला क्षेत्र होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि यह निम्न दाब प्रवणता वाला क्षेत्र होता है। पहला ऑप्शन ही यहाँ देखिए सही दिया है, यह निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र माना जाता है ITC-Z। निम्नलिखित में कौन से शब्द या कथन सही हैं? ऑप्शन ई इसका सही है। देखिए यहाँ हम नीचे जाएंगे, ऑप्शन ई इसका सही है, ठीक है। इसमें भी विकल्प सी और विकल्प डी सही है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, हम प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बालिका होता है। तो ये ऑप्शन आपका, ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन सही है फिलहाल। देखिए ये कह रहा है कथन सही है, तो सी और डी ही हमें केवल सही बता रहा है, ठीक है। तो ये सही है, सी और डी देखते हैं। एल नीनो के दौरान मध्य पूर्व भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में सतह का जल असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, सही है। दूसरा क्या, लानिना परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में सतह का जल ठंडा हो जाता है। प्रशांत तटीय दक्षिणी अमेरिका में शुष्क स्थिति होती है और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत अधिक आर्द्र स्थिति होती है। दक्षिण दोलन सूचकांक द्वारा किया जाता है, क्या होता है? ऑप्शन ए सही है इसका। जो तहीती में वायुमंडलीय दबाव, डार्विन में वायुमंडलीय दबाव, ठीक है। तो यह मुख्य रूप से, जैसे अगर आप भूगोल पढ़े होंगे तो जब आप जलवायु पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ का मानसून निर्धारित होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे प्रशांत महासागर में होने वाली किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं हिंद महासागर में होने वाले परिवर्तनों को एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे डार्विन वायुमंडलीय दबाव की बात की जा रही है, तो वहाँ बताया जा रहा है कि ताहिती में वायुमंडलीय दबाव, डार्विन में वायुमंडलीय दबाव, इसका थोड़ा सा सेंटेंस से अधूरा लग रहा है। आप इतना समझ लीजिए कि जैसे सॉरी, यहाँ पे खाली पेज मैं अब ऐड करूँगा अगर ऐसा कुछ आया तो। अगर आप थोड़ा सा रफली मैप देखें तो इस तरह से मैप है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया और जो है ये अपना प्यारा भारत यहाँ पे हो गया, ठीक है। इंडोनेशिया वगैरह द्वीप वगैरह हैं यहाँ पे। तो जब कोई घटना घटित होती, देखिए हमारे यहाँ का जो वायुमंडल होता है, जो हमारे यहाँ का जो है मानसून होता है, वो आपका जो पैसिफिक ओशन है वहाँ के मानसून से सीधे कनेक्टेड होता है। तो ऐसा होता है कि अगर कभी भी यहाँ पर कोई घटना घटित हो रही है तो इस पर भी जरूर प्रभाव पड़ेगा हिंद महासागर में, आपके इंडियन ओशन में जरूर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसी से संबंधित एक दक्षिणी दोलन सूचकांक है। यह एल नीनो, लानिना, एंसो, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर जलवायु के प्रकार की पहचान कीजिए। तो पहचान करना है, यहाँ ऑप्शन बी सही है। कह रहे हैं इसे चपराल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ गर्मियाँ शुष्क, सर्दियाँ मृदु आर्द्र होती हैं, मतलब सर्दियों में बरसात होती है। यह क्षेत्र पश्चिमी पवनों के प्रभावाधीन होता है, जो पछुआ पवने होते हैं उनके प्रभाव में होता है। तो ऐसा मानसून कौन क्या कहलाएगा? ऐसा मानसून भूमध्य सागरीय मानसून कहलाता है। ये भूमध्य सागरीय मानसून की विशेषताएं हैं। यहाँ पर क्या होता है, सामान्यतया जो है 30 डिग्री और 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच ये पाया जाता है क्षेत्र। यहाँ पर झाड़ी नुमा सघन वनस्पति आदि पाई जाती है।
निम्नलिखित में सही युग्म सुमेलित करना है। कौन सुमेलित है ये बताना है। तो ऑप्शन बी सही है आपका, माजिद हिंद महासागर से जो है ये सुमेलित है। बाकी सारे यहाँ पे आपको गलत पाए जा रहे हैं। क्यों गलत पाए जा रहे हैं कि यहाँ बता रहा है कि उत्तरी प्रशांत महासागर है, उत्तरी प्रशांत जायर टर्टल जायर से रिलेटेड है, और दक्षिणी आपका ये प्रशांत महासागर जो है, दक्षिणी प्रशांत महासागर आपका हेयर डल जायर से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है, उत्तरी अटलांटिक महासागर ये आपका कोलंबस जायर से रिलेटेड है। तो ये मैंने चारों मिला दिया। निम्न में कौन सी ठंडी धारा या धाराएं हैं, तो यहाँ आपको बताना है कौन सी है। सॉरी, ऑप्शन डी सही है, पेरू की जलधारा ठंडी जलधारा है। इरमिंगर धारा आइसलैंड के पश्चिमी तट के साथ बहने वाली गर्म धारा है, ठीक है। यह उत्तरी अटलांटिक बहाव का विस्तार करती है। और नॉर्वेजियन धारा जो है, नॉर्वेजियन धारा भी नॉर्वे के तट के साथ बहने वाली NAD का भी विस्तार है। और ल्यूविन धारा जो होती है, ल्यूविन धारा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट के साथ बहने वाली एक गर्म धारा है। और पेरू की धारा ठंडी धारा है। निम्नलिखित में कौन से कथन महाद्वीपीय रचना संबंधी हलचल के बारे में सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, ठीक है। इस हलचल के परिणाम स्वरूप उन्मज्जित और निमज्जित तटों का निर्माण होता है। महाद्वीपीय रचना से संबंधित यहाँ बताना था। तो देखिए, जो पृथ्वी के अंदर होता है, जैसे अगर आपने भूगोल पढ़ा होगा डिटेल में, तो वहाँ पढ़ा होगा कि पृथ्वी के अंदर एक आंतरिक हलचल होता है, एक आंतरिक गति होता है, एक बाह्य गति होता है। तो जो आंतरिक गति होता है उससे विभिन्न प्रकार के जो है संरचनाओं का निर्माण होता है। क्रमिक कई सालों, करोड़ों सालों तक चलते रहने की वजह से इस प्रकार का निर्माण होता है। और जो बाह्य बल होता है, यानी कि सतह पे जो होता है, वह बल उसमें काट छांट करता है। जो संरचना नीचे के आंतरिक बल से ऊपर निकल के आई, तो ऊपरी बल बाह्य बल क्या करता है, उनमें काट छांट संशोधन करता रहता है। जब आप समुद्र तट से समुद्र तल की ओर जाते हैं तो आपका निम्नलिखित आकृतियों में सामना होता है। जिस क्रम में आपका सामना होता है उस क्रम में उन्हें व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, ठीक है। सबसे पहले महाद्वीपीय शेल्फ मिलता है, उसके बाद महाद्वीपीय ढलान मिलेगा आपको, उसके बाद महाद्वीपीय उत्थान मिलेगा आपको, और सबसे अंत में आपको महासागरीय मैदान देखने को मिलता है। आप इसको ऐसे समझिए, आप इस तरह अगर समुद्र में एंट्री कर रहे हैं, इधर से आप अगर समुद्र में एंट्री कर रहे हैं तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। प्रवार और बाह्य कोर का घनत्व क्रमशः ... है। तो प्रवार और उसका घनत्व यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसका 10 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो प्रवार है आपका मध्यमंडल मैंने बताया था, और जो बाह्य कोर है, जैसे एक अगर अनुप्रस्थ काट हम देखते हैं पृथ्वी के इस तरह से, तो यहाँ आपका पहला भूपट्टी हो गया, उसके बाद बीच का होता है हिस्सा मध्यमंडल है, प्रवार आप इसे कह सकते हैं, और तीसरा होता है नीचे कोर होता है। तो कोर भी 2 भागों में बटा होता है, इसमें एक बाह्य कोर आता है, एक आंतरिक कोर आता है, ठीक है। तो ये बाह्य कोर का बताया जा रहा है यहाँ पर। निम्नलिखित में कौन से कथन सामान्य सुनामी की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी सही है, इसकी तरंग दैर्घ्य खुले समुद्र में 1 किलोमीटर से कम और तटीय क्षेत्रों में 100 किलोमीटर से अधिक होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। रेक्टर पैमाने पर भूकंप ए की तीव्रता 5 है और भूकंप बी की तीव्रता 3 है, अतः बी से ए ... क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको तरंग इसका बताना है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है, 100 गुना अधिक तीव्र होगी। भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगों के मामले में प्राथमिक तरंगों के छाया क्षेत्र में द्वितीयक तरंग का छाया क्षेत्र ... क्या होता है। ऑप्शन बी अपेक्षाकृत छोटा होता है। तो प्राथमिक भूकंपी तरंगें पृथ्वी के तरल बाहरी कोर द्वारा अपवर्तित होने लगती हैं और ऊपरी केंद्र में 103 डिग्री और 142 डिग्री के बीच पता नहीं चलता। द्वितीय भूकंपी तरंगें तरल बाहरी कोर से नहीं गुजर सकती और ऊपरी केंद्र से 103 डिग्री से अधिक के बाद पता नहीं लगता इनका, इसलिए द्वितीयक तरंगों का छाया क्षेत्र प्राथमिक तरंगों से बड़ा होता है। निम्नलिखित में ज्वालामुखी आकर्षित आकृतियों को उनके निर्माण के क्रम में कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सही कोड का चयन करिए। आकृतियों को व्यवस्थित करना है आपको, इसका ए सही है ऑप्शन। पहले शंकु, ठीक है, उसके बाद विवर और तब ज्वालामुखी कुंड।
जापान के निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सही कूट का चयन करना है। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, ठीक है, सभी जो है क्रम सही है, आप क्रम से लगाते चले जाइए, सही है सभी। निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कीजिए सही कूट का चयन करके। तो सही कूट यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है, मतलब हरिकेन कहाँ पे, यूएसए में है, और बैगुई कहाँ पे है, फिलीपींस में, ये तूफान के नाम है, और आपका विली ऑस्ट्रेलिया, और आपका चक्रवात हिंद महासागर में। तो ये चक्रवात हैं, उनका अलग अलग क्षेत्रों में नाम दिया गया होता है कि उन्हें क्या कहा जाता है। यहाँ नहीं दिया गया, जैसे टाइफून जापान, चीन, पश्चिमी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में जो तूफान आते हैं उन्हें टाइफून कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में निम्नलिखित में कौन सा से सही नहीं है? ऑप्शन बी सही इसका नहीं है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण निम्न दाब प्रवणता विकसित होती है। तो इसमें क्या है कि केंद्र में तीव्र निम्न वायुदाब होता है। देखिए इसका थोड़ा सा मैं डिटेल और आपको बता दूं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, केंद्र में तीव्र निम्न वायुदाब होता है, प्रबल दाब प्रवणता बल होता है, और इसकी नेत्र नामक विशिष्ट विशेषता होती है। मतलब जो चक्रवात होता है, चक्रवात के बीचों बीच स्थिति एक होती है जहां बिल्कुल हवाएं शांत होती हैं, उसे नेत्र कहा जाता है, ठीक है, आई ऑफ साइक्लोन कहा जाता है, यहाँ बिल्कुल शांत होता है। तो जहां वायुमंडलीय वह केंद्रीय क्षेत्र होता है जहां वायुमंडलीय दबाव सबसे कम होता है। यह आमतौर पर व्यास में 16 से 24 किलोमीटर तक होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तेजी से घूर्णन करने वाली तूफानी चक्र प्रणाली होता है, जिसकी विशेषता निम्न दाब वाला केंद्र, बंद निम्न स्तरीय वायुमंडलीय परिसंचरण, प्रचंड पवने, तड़ित झंझा की सर्पीली व्यवस्था होती है जो भारी वर्षा और या तूफान पैदा करती है। चक्रवात में पवने उत्तरी गोलार्ध में ... दिशा में चलती हैं और प्रति चक्रवात में दक्षिणी गोलार्धी दिशा में चलती हैं। तो यहां बताना है हमें, ऑप्शन ए सही है, वामावर्त में चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, वामावर्त में चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की बात करें पहले, निम्न दबाव को चक्रवात कहा जाता है और इसकी चारों ओर बहने वाली पवनें वामावर्त हैं, और उच्च दाब को प्रति चक्रवात कहा जाता है। इसके चारों ओर बहने वाली पवनें दक्षिणावर्त होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पवनें उच्च दबाव के चारों ओर वामावर्त दिशा में बहती हैं और निम्न दाब के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में बहती हैं। ग्रही पवनों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ई सही है इसका, ऑप्शन ई भूमंडलीय पवने सन्मार्ग, ऑप्शन ई सही, यानी कि एक से अधिक यहाँ पे ऑप्शन हमारे सही हैं। तो भूमंडलीय पवनों की अगर हम बात करते हैं, भूमंडलीय पवनों में संपूर्ण निचले वायुमंडल में वितरित पवनें शामिल हैं। पवनें नियमित रूप से वर्ष भर बहती हैं जो अक्षांशीय पेटियों के भीतर सीमित हैं। यहाँ एक से अधिक ऑप्शन सही है आपका। और व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? इन पवनों को उष्णकटिबंधीय पूर्वा के रूप में जाना जाता है। कोरियालिस प्रभाव और फेरल के नियम की ओर से बहती हैं। नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर से, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर से बहती हैं। ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय निम्न दाब वाली पेटियों की ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में, चलिए ये यहीं पे इसकी व्याख्या इतनी काफ़ी है फिलहाल। पृथ्वी पर कितने समय तक कोई तिथि बनी रहती है? दिन बना रहता है। ऑप्शन इसका ए सही है, 48 घंटे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन करना है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। तो हम मिलान कर लेते हैं। नील नदी मिस्र में बहती है, अमेजन नदी आपका पेरू में, अमेजन पेरू, और यांगजी नदी जो है ये चीन, और यूकोन नदी जो है कनाडा। निम्नलिखित में सही सुमेलित करना है युग्मों को। तो यहाँ देखते हैं सुमेलित कौन सा है। आपका ए ऑप्शन सही है इसका। तो पेन्नाइंस है, पेन्नाइंस ब्रिटेन, और यूकाटन मैक्सिको, कॉकपिट देश हैं जमैका, और काजेकस फ्रांस। चुना पत्थर था और देश थे। युग्मों को सुमेलित करना है यहाँ पे, सही कूट का चयन करके फिर आ गया। ऑप्शन ए ही सही है इसका भी। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, जो भू आकृति है और अभिकर्ता है, निक्षेपण से बनने वाली आकृतियाँ हैं। तो लोएस जो है वो पवन निक्षेपित है, लोएस का मैदान,
और तंबोला जो है वो तरंग निक्षेपित मैदान है। और आपका विसर्पी रोधिका ये नदी निक्षेपित है। और हिमोड़ जो होते हैं वो हिम नदी निक्षेपित होते हैं। ऑप्शन 2। निम्नलिखित में कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं? देखिए, इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इनसे सावधान रहना चाहिए आपको। ये प्रश्न सामान्यतः हर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, वनडे एग्जाम में खासकर। तो कौन कौन से आते हैं? ऑप्शन ए सही, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया। तो आपको क्रम भी पूछ लेता है, कभी कभी क्रम दे देगा। जैसे अफ्रीका का आपको मैप बना दिया और अफ्रीका के मैप में क्या दे देगा कि इसका क्रम मिलाइए, तो आपको क्रम भी बताना होता, कभी पश्चिम से पूरब, कभी पूरब से पश्चिम। तो आप लोग मैप में जरूर ये चीज़ निहारते रहा करिए कि इनका क्या कैसे सीरियल है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका में प्रायद्वीप है तथा उसका निकटवर्ती क्षेत्र है। यह अफ्रीकी द्वीप समूहों का छोड़कर अफ्रीकी महाद्वीप का सुदूर पूर्वी बहिर्वेशन है। यह लाल सागर की दक्षिणी सीमा के अनुदेश स्थित है। अदन की खाड़ी, सोमाली सागर, गार्डरेल चैनल सैकड़ों किलोमीटर तक इसमें फैला हुआ है। निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सही कूट का चयन करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, 1 3 4 5 2, 1 3 4 5 और 3 2, इस तरह से इसका सही क्रम है इनका, मतलब कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। निम्नलिखित में कौन से कथन स्थानीय पवनों के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी है, जोंडा यूरोप में बहती है, ये गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी सारी सही है। जोंडा जो है तटीय शुष्क पवन है और यह जो है आपका क्या बोलते हैं, जोंडा अर्जेंटीना में बहती है, आपके अर्जेंटीना जो लैटिन अमेरिकी देश है अर्जेंटीना, वहाँ बहती है। निम्नलिखित में कौन से पृथ्वी पर वायु राशियों का के प्रमुख क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन डी सही है यहाँ, समुद्र समशीतोष्ण। शीत वाताग्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है? तो शीत वाताग्र के बारे में हमें यहाँ देखना है, ऑप्शन बी सही है। शीत वाताग्र के बारे में, शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की तुलना में तेजी से गति करता है। तो जो शीत वाताग्र गर्म वायु राशि को प्रतिस्थापित करने वाला भूमि स्तर पर ठंडी वायु राशि का अग्रवर्ती किनारा है और यह निम्न दाब की स्पष्ट बहिस्थल द्रोणिका गर्त के भीतर स्थित होता है। देखिए शब्द थोड़ा कठिन होते हैं ज्योग्राफी के, इसलिए कि देखिए हिंदी में टफ वर्ड आते ही हैं, इनका सीधे अनुवाद कर दिया जाता है और कठिन शब्दों का आपको किसी भी एग्जाम में ऐसे ही शब्द सामान्यतः भेंट होने वाले होते हैं, तो इन सब के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। स्थल सागर समीप के बारे में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन सी, यह भूसंहति और समुद्र की सतह के असमान तापन का परिणाम है, केवल यही इसमें से सही है। देखिए समुद्र समीर क्या होता है? समुद्र भूमि की तुलना में धीमी गति से गर्म होता है और क्योंकि इसकी बहुत अधिक ऊष्मा धारिता होती है, मतलब ऊष्मा धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और संवहन से अधिक गहराई तक ऊष्मा का वितरण होता है। इस प्रकार भूमि की सतह पर तापमान बढ़ जाता है, फलतः असमान वायु संवहन के माध्यम से गर्म होकर हल्की हो जाती है और हल्की वायु ऊपर उठती है। समुद्र पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है। दबाव में अंतर के कारण वायु समुद्र पर उच्च दबाव से भूमि पर निम्न दबाव की ओर चलना प्रारंभ हो जाती है। यह एक प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित सतहों को बढ़ते एल्बिडो को व्यवस्थित कीजिए, सही कूट का चयन करना है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। तो एल्बिडो क्या होता है पहले ये जान लीजिए। होता क्या है कि जब किसी सतह से सूर्य का जितना तापमान जितनी उससे ऊर्जा आ रही है उतनी ही वापस हो जाए, जो उसका प्रकाश आ रहा है उतना ही वापस हो जाए, अवशोषित न हो, तो यही उसका एल्बिडो कहा जाता है उस पदार्थ का। मतलब सूर्य की किरणों को परावर्तित करने की जितनी क्षमता होगी वही उसकी एल्बिडो है। तो यहाँ पर हम क्रम देखेंगे, सबसे ज़्यादा एल्बिडो कह रहा है कि बढ़ते क्रम में यहाँ बताना है, ठीक है। बढ़ते क्रम में सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका है? तो किसका है आपका यहाँ? ताज़ा बर्फ का एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है। बढ़ते क्रम में बताना है तो सबसे कम है वन का, सबसे कम वन का है, फिर मरुस्थलीय रेत का है, उसके बाद ही पुराना हिमपात का है, उसके बाद ताज़ा हिमपात का है एल्बिडो। मेघाच्छादन के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन आपका बी सही है। यहाँ पे मेघाच्छादित रात्रि में तापमान व्यतिक्रमण होता है। तो मेघाच्छादित रात्रि का मतलब जिस रात्रि में बादल ज़्यादा होते हैं आसमान में, बादल लंबी तरंग दैर्घ्य वाली उष्मा तरंगों को पलायन नहीं करने देते, यानी कि निकल नहीं पाती। इस तरह पृथ्वी की सतह पर्याप्त रूप से कभी इतनी ठंडी नहीं होती जिससे भूमि पर वायु की वाष्प का सघन संभव हो। फलस्वरूप मेघाच्छादित रात्रि में ओस का निर्माण नहीं होता। मेघाच्छादित रातें और दिन ऊष्मा बजट को अस्त व्यस्त कर देते हैं, ठीक है। देखिए ऊष्मा बजट क्या होता है इसका आप सीधा सा मतलब समझ लीजिए।
सूर्य से कितनी मात्रा में ऊष्मा आ रही है, सूर्य का प्रकाश कितना आ रहा है और कितना रिटर्न हो रहा है, यह ऊष्मा बजट होता है। इसके अंतर को 100% नहीं आता हो ना 100% रिटर्न होता है, तो यही ऊष्मा बजट है। आपका 47 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे युग्मों को सही सम्मिलित कीजिए, सही कूट का चयन करना है। ऑप्शन ए सही है इसका। अगर हम कूट की बात करें तो आइए कूट देते हैं। ऑप्शन ए, यहाँ पे 1 का 4 के साथ मिलाना है हमें। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर मिलते हैं, किसके द्वारा मिलते हैं? जिब्राल्टर की खाड़ी में, इनके बीच जिब्राल्टर की खाड़ी है। और 2 का क्या है? 2 का 3 है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड जो है ये आपका डेनमार्क। और उसके बाद मरमरा सागर और काला सागर ये आपका बॉस्फोरस जलडमरू मध्य। और उसके बाद आपका कॉर्सिका फ्रांस और सार्डिनिया इटली, ये कहाँ पे इनका आ रहा है? इनका आ रहा है बोनिफोसियो जलडमरू मध्य। निम्नलिखित में कौन से देश लाल सागर के किनारे स्थित हैं? कौन से देश लाल सागर के किनारे स्थित हैं? तो यहाँ ऑप्शन आपका ए सही है। यमन, सूडान, इरिट्रिया, ये लाल सागर के किनारे स्थित देश हैं। कैस्पियन सागर के पड़ोसी देश हैं। कैस्पियन सागर के पड़ोसी देश कौन से हैं? यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग मैपिंग जरूर किया करें, मैप डेली देखते रहा करिए। बहुत सारे वनडे एग्जाम में प्रश्न आपके केवल मैप से आते हैं। अगर आपको मैप पता है तो बड़े आराम से आप फ्री के 2 नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, कैस्पियन सागर को। रूस, आजकल यहाँ बहुत ज़्यादा स्थिरता का माहौल बना हुआ है, इसलिए भी आपको यहाँ नज़र रखनी चाहिए। निम्नलिखित युग्मों का सही सम्मिलित कीजिए, सही कूट का चयन करिए। ऑप्शन बी सही है आपका यहाँ पे इसका कूट का, ठीक है। तो इसको मिला के देखते हैं। सिंगापुर के साथ क्या है? पत्तन और देश। तो सिंगापुर का कौन सा पत्तन है? चांगी। चांगी सिंगापुर का पत्तन है। और म्यांमार का पत्तन कौन सा है? तो म्यांमार का पत्तन है सितवे। सितवे म्यांमार का पत्तन है। और केनिया का पत्तन की अगर बात करें तो केनिया का मोम्बासा है। ओमान का डुक्कम है, ठीक है। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ऑप्शन सी यहाँ पे कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसमें देखिए आपको ये ध्यान देना, कजाकिस्तान सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दुनिया में यूरेनियम उत्पादन में हिस्सेदारी इसकी लगभग 41% है। उसके बाद कनाडा का आता है नाम, यहाँ कनाडा ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का आता है, ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद आपका नामीबिया का स्थान आता है, नामीबिया नहीं है। तो ये सब बड़े रिजर्व कंट्री हैं, हालांकि इनसे हमारे संबंध अच्छे हैं हमारे देश के, तो इसलिए हमें लाभ मिलता ही रहता है। ऑस्ट्रेलिया के कलबुर्गी में निम्नलिखित में से कौन से खनिज पाया जाता है? कलबुर्गी में ऑप्शन बी, सोना वहां से पाया जाता है, कलबुर्गी की खान से ऑस्ट्रेलिया में। और सोना दक्षिण अफ्रीका के विंड्स वाटरसलैंड से भी पाया जाता है, पापुआ न्यूगिनी से भी, कैलिफोर्निया राज्य यूएसए से भी पाया जाता है। हीरा आप बताइए अफ्रीका में। जब आप दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया की ओर बढ़ते हैं, आपका विशेष क्षेत्रों में बहुतायत कुछ विशेष प्रजातियों का सामना होता है, यही क्रम है। ऑप्शन बी यहाँ आपको बताना है, मवेशी, भेड़, बकरी, ऊंट, इन क्रम में होता है। देखिए जो ज्योग्राफी होती है, जो भूगोल होता है, वह कहीं भी किसी भी कहा जाए स्थान का, वहाँ का वनस्पति जीव जंतुओं का निर्धारण करता है। तो उसी के अनुसार वहाँ के जीव जंतु वगैरह सब पाए जाते हैं। नीति निर्माण, अनुसंधान, प्रशासन किस गतिविधि के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन आपका यहाँ बी सही, तृतीयक गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन सी सही है, मैक्सिको। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में तीनों प्रमुख अक्षांश गुजरते हैं? ऑप्शन डी सही है यहाँ पे, अफ्रीका से तीनों अक्षांश गुजरते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन का प्राथमिक कारण है? ऑप्शन सी, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष का झुकाव, ये दिन रात का प्रमुख कारण माना जाता है। देखिए जो आवश्यक होगा उन प्रश्नों की हम व्याख्या करते चलेंगे, हर प्रश्नों पे ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे, ठीक है। तो इसका व्याख्या की जरूरत है, बता रहा हूँ। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण दिन और रात समान रूप से नहीं विभाजित है। पृथ्वी के झुकाव के कारण सूर्य की ओर झुका गोलार्ध गर्म होता है, ज़्यादा प्रकाश मिलता है, उस तरफ अधिक जो है प्रकाश पृथ्वी की सतह पर सीधा मिलता है, इसलिए वायुमंडल में कम प्रकीर्णन होता है। सूर्य की ओर झुके गोलार्ध में दिन लंबा और रातें छोटी होती हैं, यही कारण है गर्मियों के दौरान दिन से, सर्दियों से दिन लंबे होते हैं। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप को अलग करती है? तो यूराल पर्वत जो है वो एशिया यूरोप को अलग करती है। यूराल पश्चिमी रूस में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। पश्चिमी रूस में आपका उत्तर से दक्षिण के क्रम में फैली हुई है, ठीक है। यह पर्वत श्रृंखला धातु, अयस्क, कोयला, कीमती पत्थर, खनिजों आदि से समृद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है?
कौन सा कथन सही? ऑप्शन सी यहाँ पे है, उपसागर संकीर्ण मुहाने के साथ लगभग भूमि से घिरा समुद्र का गहरा प्रवेश द्वार होता है। निम्नलिखित में कौन सा से युग्म सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है यहाँ बताना है। ऑप्शन डी यहाँ सही सुमेलित है, मौनाकिया अधो समुद्री पर्वत है, मौनाकिया। ठीक है, आगे इसमें और क्या है देखते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, यह पृथ्वी के 1/3 हिस्से में फैला हुआ है। प्रशांत महासागर आकार में लगभग वृत्ताकार है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका से घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर में मौनाकिया हवाई 10,250 मीटर ऊंचा, माउंट एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचा जलमग्न पहाड़ है। अटलांटिक सागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह एस आकार का है, अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर अगर आप देखेंगे तो इस तरह की आकृति उसमें दिखती है, हालांकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं बट ऐसा ही दिखता है। ठीक है, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका और पूर्व में और यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है। हिंद महासागर एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया है। इसका आकार लगभग त्रिकोणीय है, आप देखेंगे तो इस तरह का हिंद महासागर हमारा मिलता है, हालांकि इस तरह नहीं है, आप देखोगे नीचे चौड़ा है इस तरह से। निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ई सही है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब एक से यहाँ कोई भी विकल्प सही नहीं है, उनमें से कोई नहीं, कोई विकल्प सही नहीं, सारे विकल्प गलत है। कह रहा है सभी खगोलीय पिंडों का अपना ऊष्मा प्रकाश होता है, सभी का नहीं होता। सभी ग्रह सूर्य के चारों निश्चित गोलाकार पथ में परिक्रमा करते हैं जिसे कक्षा कहते हैं, ऐसा भी नहीं होता, कुछ का परिक्रमा पथ ही अलग है। शुक्र को छोड़कर सभी ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं, यह भी ऑप्शन गलत है। सौरमंडल के सभी ग्रहों के उपग्रह, ऐसा नहीं है। विशेष रूप से निर्मित तालाबों में मछलियों के प्रजनन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, पीसी कल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाबों में मछलियों की खेती एक तरह से होती है यहाँ पे। ठीक है, जल कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो मछली परजीविका, जलीय घोंघों, जलीय पौधों, शैवाल, अन्य जीवों का पालन या खेती इसमें होता है। निम्नलिखित में कौन से युग में सुमेलित है? स्थानांतरित खेती और क्षेत्र, ये बताना है। स्थानांतरित खेती को झूम खेती भी कहा जाता है, इसे स्लैश एंड बर्न कल्चर भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ई सही है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ई इसका यहाँ पे सही है, यानी कि ऑप्शन जो विकल्प सी और डी है वही केवल सही है। ठीक है, जैसे लदांग कहाँ पे होता है? ये मलेशिया क्षेत्र में लदांग कहते हैं। झूम खेती भारत में कहा जाता है इसे, अलग अलग नाम है देश के उसमें। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन इसका ए सही है, विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अग्निवृत्त रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है, ये ऑप्शन सही है। ये कह रहे हैं अग्नि केवल उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में स्थित है, गलत है। अग्निवृत्त में संरचनात्मक प्लेट है, सीमांत है, गलत है। परिघटना में विवर्तनिक प्लेटों का संचलन जिम्मेदार है, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन एक ही इसका सही आ रहा है आपके सामने। देखिए, ये जो अग्नि वलय है, कहा जाता है कि अगर आपके पास मैप हो, जैसा कि मैं पहले हर बार बोलता हूँ, अगर आप इस समय मैप लेके बैठे हो तो आप देखेंगे कि जो क्या बोलते हैं कि आपका प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, प्रशांत महासागर का क्षेत्र इस तरह बटा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पूरा रीजन है, ठीक है, ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पे ये ज्वालामुखी केंद्र है, बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी फैले हुए हैं, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, अग्निवृत्त कहा जाता है। और यहाँ पर संरक्षी प्लेट नहीं है, प्लेटों की गति 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अभिसारी होती है, अपसारी तो संरचनात्मक होती है। ठीक है, तो इनको हम अगर ज्योग्राफी का आप लोग डिमांड करेंगे तो ज्योग्राफी का वीडियो हम लेके आएंगे, अगर आपकी डिमांड अच्छी रही, मतलब अच्छी संख्या में लोगों ने कहा कि हाँ हमें वीडियो चाहिए, तो लेके आएंगे, वहाँ डिटेल में आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्रत्यक्ष स्रोत माना जा सकता है? किसे माना जा सकता है? पृथ्वी के, देखिए आंतरिक स्रोत के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी हमें नहीं प्राप्त है। क्यों? क्योंकि लगभग बहुत ज़्यादा हम जा पाए तो अभी 12 किलोमीटर नीचे तक जा पाए हैं और इससे हमें बहुत जानकारी नहीं मिलती। तो यहाँ क्या होता है, कायांतरिक चट्टानें जो होती हैं उनसे हमें स्रोत माना जा सकता है। तो यहाँ देखिए भूकंपीय गतिविधि होना चाहिए फिलहाल। आप और भी चीज़ें देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण, उल्कापिंड, चुंबकीय संरक्षण, भूकंपीय गतिविधि, ये सारे भी कारण होते हैं जो हमें आंतरिक गतिविधि के बारे में जानते हैं। कायांतरिक चट्टान भी एक कारण हो सकती है इनमें से, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भूकंपीय गतिविधि आती है। महासागरीय धाराओं का वेग और दिशा प्रभावित नहीं होता, ऑप्शन सी इसका सही है, स्थानीय पवनों से प्रभावित नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रियाएं पटल विरूपण का द्योतक हैं? ऑप्शन ई सही है इसका, पटल विरूपण की, यानी कि जो सतह को बिल्कुल ऊपर की सतह को नग्न कर देती हैं, तो इसे पटल विरूपण कहा जाता है। पटल के आकृति का खोल देना, जैसे उस पर मिट्टी है, वेजिटेशन है, तो उसको हटा देना, ये पटल विरूपण कहा जाता है। ऑप्शन ई, एक से अधिक ऑप्शन यहाँ सही है। निम्नलिखित में किसे तीव्र बृहत संचलन नहीं माना जाता? निम्न से किसे नहीं माना जाता? ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, मृदा सर्पण को, यानी कि जो मृदा का सरकना होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे चट्टान है, कोई पहाड़ है, तो लैंडस्लाइडिंग जब होती है तो लैंडस्लाइडिंग कोई एक दिन की घटना नहीं होती, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे मिट्टी ऊपर से सरकती है, तो इसी को जो है मृदा सर्पण कहा जाता है। पिघलती हिमनद द्वारा गिराए गए अवर्गीकृत मोटे और महीन मलबे को कहा जाता है,
क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सही है, इसे हिमगोलास्म मृत्तिका कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? ऑप्शन बी सही, इसका मृदा की बनावट। निम्नलिखित में कौन सा कारक वाष्पीकरण के उत्तरदायी नहीं है? कौन सा कारण यहाँ पे वाष्पीकरण के उत्तरदायी है? ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही है। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई में भी इनमें से कोई नहीं आएगा, यानी कि वाष्पीकरण के न पवन की गति जिम्मेदार है, न तो नहीं है। देखिए वाष्पीकरण के लिए जो है ये कह रहा है निम्न से कौन नहीं, पवन की गति नहीं है, बाकी तापमान, आर्द्रता, घनत्व ये सारे, लेकिन इनमें कह रहा है कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन इसका बी सही है, क्षोभ सीमा पर तापमान गर्मियों में सबसे कम होता है। तो ये क्या है? सही है। वायुमंडल में सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के समताप मंडल, आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। देखिए जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, वायुमंडल की बात करते हैं, तो वायुमंडल का जो सतह से ये सतह है, जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पे विशेषताओं के आधार पर उनका नाम दिया गया है। जो सबसे सतह के नीचे का क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल के जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो इसको कहा जाता है समताप मंडल। तो यहाँ पे क्षोभ मंडल में क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, जबकि समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। ठीक है, तो यह एक तरह से जब हम वायुमंडल संरचना पढ़ते हैं तो वहां डिटेल से बताया जाता है। विषम मंडल शुरू होता है, कहां से शुरू होता है? ऑप्शन सी, मध्य मंडल के ऊपर से विषम मंडल शुरू होता है। निम्नलिखित में किस कारण से सौर धब्बे बनते हैं? तो ऑप्शन बी, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की गतिविधि के कारण। देखिए सूर्य पर सौर धब्बे बनते हैं लगभग हर 11 वर्ष के बाद। सूर्य की सतह पे एक डार्क स्पॉट सा बनता है जो कई हजार किलोमीटर के क्षेत्र में बनता है और इससे सौर फ्लेम निकलता है। ठीक है, चुंबकीय तरंगें निकलती हैं, सौर चुंबकीय, जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रभावित करती हैं, वहाँ जो सैटेलाइट है अंतरिक्ष में उनको भी प्रभावित करती हैं। तो इन्हीं सब के अध्ययन के लिए नासा का एक उपग्रह भेजा, एक मिशन भेजा गया है। आप उसको कमेंट करके बताइए कौन सा है जो अभी सूर्य के पास पहुंच चुका है, और उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। वो सूर्य के बाहरी हिस्से का अध्ययन करेगा और बताएगा कि किस तरह के धब्बे क्यों बनते हैं और इसका कारण क्या है, इसके क्या प्रभाव हैं, वगैरह वगैरह। और एक चीज, हमारा इसरो भी एक ऐसा मिशन भेजने वाला है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी बताइए उस मिशन का नाम क्या होगा। कर्च जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किन समुद्रों को जोड़ता है? कर्च किसको जोड़ता है? ऑप्शन ए सही, अजोब सागर और काला सागर को जोड़ता है कर्च। देखिए एक आपको हिंट दे रहा हूं कि वहीं जहां विश्व में सबसे शांत क्षेत्र है यहाँ वहीं ये स्थित है, तो आप लोग जाइए और मैप में जरूर देखा करिए कि हाँ ये क्षेत्र कहाँ है, क्या कैसे। अगला है हमारा आकाशीय बिजली की परिघटना निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो यहाँ आपको बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है इसके। तो ऑप्शन बी सही नहीं है, यानी कि खुले मैदान में खड़े होकर आकाशीय बिजली से बचा जा सकता है, ये सही नहीं, बाकी सारे सही हैं। निम्नलिखित में कौन सा ओजोन परत क्षरण कम करने का समझौता है? कौन सा है? ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण। देखिए होता है क्या है कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है तो सूर्य की परावर्णिक किरणें आती हैं और अगर वे डायरेक्ट हमारे सतह पे आ जाएं तो उनसे यहाँ जीवन पूरी तरह समाप्त हो सकता है। इसलिए प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है, एक सुरक्षा कवच बनाया है जिसे O3 कहा जाता है, ओजोन। यह कवच ये क्या करती है? गैसों का एक परत है जो सूर्य से आने वाली यूवी हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसी के क्षरण से, इसका क्षरण हो रहा है तेजी से, कुछ दशक पहले ज्ञात हुआ, उसी से संबंधित ही आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था, किसने दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत? ऑप्शन है, अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनका कहना था कि महाद्वीपी जो हैं वो बहाव के कारण जो है एक दूसरे से दूर हुए, पहले सारे एक ही पास में थे। अब ये कैसे बहते हैं इसके विषय में डिटेल में आपको भूगोल के जो है लेक्चर में मिल सकती है जानकारी। महासागरों में लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन की पहचान करना है, ऑप्शन बी सही है, हैलोक्लाइन क्षेत्रों में लवणता गहराई के साथ तेजी से कम होती है। निम्नलिखित में कटकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करना है, ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, 5 4 3 2 1। विश्व के निम्नलिखित में से किस स्थान का वार्षिक तापांतर सबसे अधिक होता है? ऑप्शन डी, बरखोयांस का। ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पड़ता है। ये जो है यहाँ पे -60 डिग्री तक दर्ज किया जाता है टेम्परेचर।
तो इसलिए ये सबसे जो है न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में कौन अटलांटिक महासागर में अवस्थित है? कौन अवस्थित है? ऑप्शन ए केप वर्डे द्वीप समूह अटलांटिक महासागर में स्थित है। केप वर्डे द्वीप अटलांटिक महासागर जो है, यहाँ पे आप अगर मैपिंग देखेंगे तो मैप में जरूर आपको डिटेल में वहाँ आपको जानकारी मिल सकती है। देखिए एक चीज़ और है, अगर आप लोग चाहते हैं ज्योग्राफी का जैसा भी रहा टेस्ट सीरीज है, दूसरे ने टाइप किया है इसको, उन्होंने किस हिसाब से तैयार किया है वे उनका अपना पैमाना है, मानक है, लेकिन आपके लिए लाभदायक तो होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक मैपिंग की क्लास आए जिसमें आपको विश्व के विभिन्न देशों, द्वीपों और विभिन्न हिस्सों के बारे में जानकारी मिले, जो वनडे एग्जाम में आपके एक दो क्वेश्चन तो तैयार करवा ही देते हैं, आपको एक भूगोल की बेहतर समझ भी पैदा कर देंगे, तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डिमांड करिए, हम आपको मैपिंग की वीडियो भी लाएंगे आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पर्वत उत्तरी अमेरिका में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी माउंट मिस्टी उत्तरी अमेरिका में अवस्थित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अपसारी प्लेट सीमांत पर स्थित है? इसका इस प्रकार आकार में बढ़ रहा है। तो ऑप्शन ई सही है यहाँ पे, यानी कि ए और डी केवल सही है, लाल सागर और बाब अल मंदेव। ठीक है, देखिए अपसारी प्लेट सीमांत क्या होती है, थोड़ा सा एक लाइन में मैं कोशिश करूंगा समझाऊं आपको। प्लेटों की मैंने बताया था 3 गति होती है। जो हम सतह पे बैठे हैं इसके नीचे एक ऐसी परत पाई जाती है, उसके नीचे मैग्मा है, पिघली हुई चट्टानें हैं, और उन पर वह परत निरंतर गति करती रहती है। वो गति क्यों करती है, क्या कैसे करती है, वो बहुत डिटेल का विषय है, अभी नहीं हम उसको बता सकते। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो प्लेट हैं जिन पे हम जो हमारी धरती टिकी हुई है, तो इनमें मुख्य रूप से क्या होता है कि गतियां होती, जैसे एक प्लेट इधर जा रही है तो एक प्लेट इधर जा रही है, ये संरक्षी गति हो गई। अब इन्हीं में क्या होता है कि एक प्लेट इधर जा रही, 2 प्लेट है, एक प्लेट इधर जा रही, एक प्लेट इधर आ रही, आमने सामने आ रही, तो इनको क्या बोला जाता है? इनको अभिसारी प्लेट सीमांत बोला जाता है। इनको संरक्षी, इनको अभिसारी। और एक होता है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही होती, तो इसको अपसारी प्लेट सीमांत कहा जाता है। ठीक है, तो अगर अपसारी प्लेट सीमांत होता है तो इसमें नए सतह का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या हो रहा है, यहाँ लाल सागर और बाब अल मंदेव में यहाँ इनका आकार बढ़ रहा है। क्यों? एक दूसरे से प्लेटें दूर जा रही हैं। निम्नलिखित में कौन सी उष्णकटिबंधीय तूफानों के बनने, तीव्र होने के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है? तो कौन सी? देखिए अगर कोई चक्रवात या कुछ बनता है तो उसके लिए अनुकूल परिस्थिति का होना अनिवार्य होता है, अन्यथा वो चक्रवात नहीं उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? ऑप्शन बी आपका सही, कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति। ठीक है, ये स्थिति जो है अनुकूल स्थिति नहीं है। अगर कोरियोलिस बल उपस्थित रहेगा उसी परिस्थिति में चक्रवात का निर्माण होगा। बाकी सारी डिटेल सही है। 27 डिग्री से अधिक तापमान के साथ बड़ी समुद्री सतह चाहिए उसके लिए। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर पवन की गति में थोड़ा बदलाव, पहले से विद्यमान दुर्बल निम्न वायुदाब का क्षेत्र, ये सारी परिस्थिति उसको चाहिए होती है। अगला, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है। यहाँ पे प्राचीन महाद्वीपीय चट्टानों की तुलना में महासागरीय पर्वटी बहुत नई है। क्यों नई है? क्योंकि महासागरों में प्लेटों की अपसारी गति कार्य कर रही है, प्लेटों की अपसारी गति कार्य कर रही है, जिससे नीचे सतह से मैग्मा बाहर आ रहा है और नई सतह का निर्माण कर रहा है। अगर आप लोग थोड़ा भूगोल पढ़े हैं तो जरूर ये बात समझ जाएंगे। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर शहरों पढ़ने का क्रम बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी आपका सही है। पहले पड़ेगा सिडनी, फिर आपका ताशकंद, फिर आपका तेहरान, और फिर आपका नैरोबी, फिर ब्राजीलिया, ये पढ़ेंगे। निम्नलिखित में किसे सामान्यतः शूटिंग स्टार कहा जाता है? शूटिंग स्टार, ऑप्शन है उल्का पिंड को। क्योंकि जो उल्का पिंड होता है जब वो सूर्य के करीब से गुजरता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें जल वाष्प और कुछ कण, धूल कण की वजह से उसमें इस तरह से पुच्छ जैसी आकृति दिखती है और चमकती है। तो जब सूर्य के बगल से गुजरता है तो इसलिए इसको शूटिंग स्टार कहा जाता है। हालांकि ये जो है, जब अगर इसको हम समझें इस तरह से, जैसे जो वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं ये लोग, उस परिस्थिति में भी ये जल जाते हैं। ठीक है, और जलने के क्रम में क्या, जैसे आप लोग सुने होंगे कि शूटिंग स्टार जो होता है, शूटिंग स्टार को उल्का पिंड को कहा जाता है, शूटिंग स्टार। तो यहाँ क्या होता है कि जब कोई उल्का पिंड या फिर छोटे मोटे जो एस्ट्रॉयड जो है आपके मीटेरॉयड वगैरह होते हैं, वो जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण की वजह से वो जल जाते हैं। तो अक्सर हम इन्हें टूटता हुआ तारा कहते हैं, इसी को शूटिंग स्टार कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ लगभग जो है सभी सुमेलित हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे सुमेलित हैं, एक से अधिक हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए मिला ही लेते हैं। प्रेयरी कहाँ पे पाया जाता है? ये जो है आपको उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पंपास कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। वेल्स कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है।
और कैंटरबरी कहाँ पाया जाता है? कनाडा में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन से भूमध्य रेखा प्रकार की जलवायु के बारे में सही नहीं है? कौन से सही नहीं है यहाँ पे भूमध्य रेखा की जलवायु के बारे में? तो ऑप्शन आपका सी सही है। कपासी वर्षा मेघ सुबह बनते हैं, ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। इस कम दबाव और उच्च तापमान देखा जाता है, पूर्वी पवनों के क्षेत्र में पड़ता है, इस क्षेत्र में कोई प्रबल वायु परिसंचरण नहीं होता है। भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु में वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? ऑप्शन डी, पत्तियों का बहुत बड़ा आकार, उथली जड़ें और स्तरीकृत वनस्पति, यही सही है, बाकी सब गलत है। हरमट्टन पवन, जिसे डॉक्टर्स विंड के नाम से भी जाना जाता है, बहती है, कहाँ पे बहती है? ऑप्शन बी, गिनी के तट पे। देखिए होता क्या है कि जो वायु होती, जो वहाँ पे तापमान होता है बहुत गर्म होता है, और गर्म होने की वजह से क्या होता है कि बहुत जो है उमस भरा माहौल होता है, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ के लोग बीमार होने लगते हैं। तो जब ये हवा चलती है तो वहाँ जो ह्यूमिडिटी होती है वायु में वो बहा ले जाती है, तो वायु शुष्क हो जाती है, तो लोगों को राहत मिलती है, इससे इसे डॉक्टर विंड्स भी कहा जाता है। निम्नलिखित में किस तिथि को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? ऑप्शन डी सही है, 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो 17वां समानांतर दक्षिणी चीन और उससे उत्तरी चीन के बीच में है, ये ऑप्शन आपका गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है? ऑप्शन सी सही है, रेतीली मिट्टी का। निम्नलिखित में कौन सा दोहरा भू आबद्ध देश है? ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। निश्चित अवधि में वर्षा की समान मात्रा दर्शाने वाली सममान रेखा को कहा जाता है? ऑप्शन ए, समवृष्टि रेखा। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है? ऑप्शन इसका बी है, न्यू गिनी। न्यू गिनी सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? कौन से हैं? ऑप्शन ए, ब्लैक फॉरेस्ट सही सुमेलित है, बाकी सभी सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सियरा निवेदा आपका, ये जो है ऑप्शन सियरा निवेदा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, तो वहाँ पे पाई जाती है। और जो आपका पेनाइन है, पेनाइन उत्तरी इंग्लैंड में पहाड़ों पे है, ना कि ग्रीस में है, ठीक है, पेनाइन है। और जो सिसिली है आपका इटली का ज्वालामुखी है। इस तरह ये मिल गए। ऑप्शन यहाँ पे दिया है, सही कूट का चयन करके बताना है आपको उत्तर। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन बी के साथ हम जाना चाहेंगे, तो आइए मिला लेते हैं। तो यहाँ पे 3 है, यानी कि साल उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन है, सिनकोना भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु है, जलवायु का वनस्पति है, इसी की छाल से जो है उसकी दवा बनती है मलेरिया की। और रासबेरी भूमध्य रेखीय वृक्ष है, और जो काई है वह टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती है। निम्नलिखित पर विचार करिए कथनों पर वनस्पति का प्रकार की पहचान करना है। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय सवाना, बिखरे हुए वृक्ष, झाड़ियों के साथ घास भूमि का विस्तार, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय स्टेपी और मरुस्थल के बीच पड़ता है, सपाट शीर्ष वाला वृक्ष। ये सारी विशेषताएं किसमें पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय सवाना में पाई जाती हैं। निम्नलिखित देशों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताना है आपको, अवरोही क्रम घटते क्रम को बताना है। तो ऑप्शन आपका 20 सही है यहाँ पे, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। निम्नलिखित में कौन सा जनजाति समूह नीलगिरी में प्रमुखता से पाया जाता है? ऑप्शन डी यहाँ पे टोडा, टोडा जनजाति मुख्य रूप से नीलगिरी में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है ये चरवाहा, आदिवासी चरवाहा समूह होता है, ठीक है, और नीलगिरी के पठार में पाए जाते हैं। शीतकालीन धूम कोहरा के मुख्य अवयव कौन से हैं? ऑप्शन ई सही है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि सभी ये नाइट्रस ऑक्साइड आपका हुआ, ये जो है SO2 हुआ आपका, हाइड्रोकार्बन हुए और जो है ओजोन, ये सारे मिल के जो है धूम का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में सही सुमेलित का चयन करना है, सही सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन करना है। ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित है यहाँ पे, तो चलिए कर लेते हैं। किम्बरले कहाँ है? हीरा की खान है, अफ्रीका में। और आपका कटंगा प्रांत किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, ठीक है। और ये आपका आई थिंक, देखिए मुझे कंफर्म अभी नहीं याद आ रहा है, शायद ऑस्ट्रेलिया में है कटंगा, कटंगा प्रांत ऑस्ट्रेलिया में, मुझे कंफर्म नहीं है, आप इसे देख के बताइए कमेंट बॉक्स में। और क्रिवोई रॉग लौह एस्क पाया जाता है यहाँ पे। और करगंडा बेसिन ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नूबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? नूबियन मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए, सूडान में स्थित है, अफ्रीकी देश है। निम्नलिखित में देखिए सारे मरुस्थल के बारे में यहाँ बताया गया है, तो देख ही लेते हैं, आपको भी थोड़ा आसानी होगी। सूडान में पाया जाता है, और जो है आपका
ये 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये सहारा मरुस्थल के पूर्वी क्षेत्र में है। सभी जैसे इसमें अंगोला है, ये भी अफ्रीकी देश है, बोत्सवाना ये भी अफ्रीकी देश है, चिली जो है ये आपका क्या बोलते हैं, आपका साउथ अमेरिकी कंट्री है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ और, बोत्सवाना भी नहीं है, बोत्सवाना भी मैंने बोल दिया अफ्रीकी कंट्री, ये दोनों नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में सही सुमेलित करना है, तो सही सुमेलित करना है, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी को मिला लेते हैं। सुमेरु क्या है? सेमेरू, सेमेरू इंडोनेशिया में, कोटापैक्सी इक्वाडोर में, ज्वालामुखी है ये, एटना जो है वो इटली में है, किलिमंजारो तंजानिया में है। निम्नलिखित में कौन सा से युग्म सही नहीं है? सही नहीं है कौन सा? ऑप्शन डी जो है तमरई ब्राजील, ये सही नहीं है। ठीक है, स्थानांतरित खेती को इंडोनेशिया में लडान कहते हैं। ठीक है, लदांग जो लिखा है वो लडान है, और फिलीपींस में केंजिन कहा जाता है, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, वियतनाम में रे कहा जाता है, म्यांमार में तौगैया कहा जाता है, थाईलैंड में तमरई, श्रीलंका में चीन, वेनेजुएला में कोनकू, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मासोल के रूप में जाना जाता है। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शीतोष्ण मरुस्थल है? कौन सा शीतोष्ण मरुस्थल? ऑप्शन डी पेटागोनिया का मरुस्थल शीतोष्ण मरुस्थल है ये। अरब का मरुस्थल शुष्की है, कालाहारी शुष्की होगा आपका। ठीक है, अटाकामा ये आपका जो है चिले और इधर पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अपर्दनात्मक, निक्षेपणात्मक आकृति और अभिकर्ता, तो कौन सा इसमें है? ऑप्शन सी इंसेलबर्ग हिमनद। ब्लिजर्ड और दक्षिणी बस्टर उदाहरण हैं, ऑप्शन ई सही है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन बी और सी चूंकि एक से अधिक सही है, हिम तूफान और ठंडी तृतीय पौने, ये दोनों सही है। जलप्रपातों निम्नलिखित में सही सुमेलित करना है जलप्रपातों के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। एंजल जलप्रपात कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, और नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में है, विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में है, जोग जलप्रपात भारत में है। फॉन एक स्थानीय पवन है, फॉन एक स्थानीय पवन है, ऑप्शन डी सही, स्विट्जरलैंड की स्थानीय पवन है। जस्ता और शीशे के लिए प्रसिद्ध ब्रोकल हिल्स स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपका बी सही, ऑस्ट्रेलिया में। डेट्रॉयट क्षेत्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है? यूएसए में। सिंचाई की कनात प्रणाली विकसित हुई थी, कहाँ पे विकसित हुई थी? ऑप्शन बी ईरान में सिंचाई की कनात विकसित हुई। ये क्या है देखिए बता दें, कनात केवल गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके पृथ्वी की सतह पर अंतः निस्पंदित भूजल, धरातली जल या झरना जल लाने वाली भूमिगत सुरंग प्रणाली है। कनात प्रणाली का विकास ईरान में हुआ। दुनिया भर में कनात का सर्दियों विशेष रूप से मध्य पूर्व, उत्तर अफ्रीका, मध्य और पश्चिमी एशिया में सिंचाई और पेयजल के लिए उपयोग किया जाता है इसका। अगला है आपका, चीनी प्रकार की जलवायु निम्न में इस संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी, यह मुख्यतः व्यापारिक पवन के प्रभावाधीन है, यह गलत है। चीनी प्रकार की जो जलवायु होती है, चीन के अधिकांश भागों में शीतोष्ण या चीन प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चूंकि देखिए और जगहों पे इस तरह की विशेषता नहीं पाई जाती, इसलिए इसे चीनी प्रकार नाम दिया गया। जापान के दक्षिण भाग में भी यह जलवायु पाई जाती है। धुंधला मौसम होने की वजह से इसे ओवन प्रकार की जलवायु भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी हिमनदी भू आकृतियां हैं? कौन सी भू आकृतियां निम्नलिखित है? यहाँ ऑप्शन डी सही है आपका, नुनातक, सर्क, एस्कर, ये भू आकृतियां हैं विभिन्न प्रकार की। ठीक है, नुनातक, कगार, श्रृंग, ये उन क्षेत्रों में हिमनदी अपर्दन का परिणाम है जहां कई हिमनदियां कई दिशाओं में बहती हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे हम देख लिए। निम्नलिखित कालों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सर्वप्रथम पहले, उसके बाद सही कूट का चयन करके। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, सही कूट। तो पहले आपका एक आएगा, फिर आपका मायोसीन है, फिर आपका प्लायोसीन है, फिर आपका प्लिस्टोसीन है, फिर होलोसीन है, ये कालक्रम है। निम्नलिखित में से किस महाकल्प में डायनासोर विलुप्त हो गए थे? किस कल्प में विलुप्त हुए थे डायनासोर? ऑप्शन बी सही है आपका। ठीक है, ऑप्शन बी, मेसोजोइक काल में विलुप्त हुए थे। मध्य महाकल्प जुरासिक काल में डायनासोर, मेनली जुरासिक काल में, यहाँ जुरासिक नहीं है, आपने मूवी भी देखा होगा जुरासिक पार्क। निम्नलिखित में किसकी अवधि सबसे लंबी होती है? किसकी है? ऑप्शन ए, इयोन काल की। निम्नलिखित में किस प्रकार के जलवायु विस्फोट के कारण दक्कन उद्भेदन ट्रैप का निर्माण हुआ था? ऑप्शन ए, सिल्ड। सिल्ड क्या है? सिल्ड प्रकार जो होता है, जैसे इसमें क्या होता है कि सिल्ड ज्वालामुखी कम श्यानता या चिपचिपाहट वाले लावा होते हैं। ठीक है, और आसानी से बहने वाले लावा प्रवाह से ये बनते हैं।
प्लूटोनिक चट्टानों से आप क्या समझते हैं? प्लूटोनिक चट्टानों से ऑप्शन बी सही, परपट्टी में ठंडी होने वाली चट्टानें प्लूटोनिक चट्टानें कहलाती हैं। प्लूटोनिक चट्टानें अत्यधिक गहराई पर पिघले लावा के घनीभूत होने से बनने वाली आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक है। और जो है ये वितलीय चट्टानें भी कही जाती हैं। नजका प्लेट कहाँ स्थित है? नजका प्लेट कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिकी प्रशांत प्लेट के बीच में। देखिए प्लेटों का नाम दिया गया है अलग अलग, तो जो नजका प्लेट का नाम है दक्षिणी पेरू के नजका क्षेत्र के नाम पर इसका नाम रखा गया है। निम्नलिखित में कौन सी संरचनात्मक प्लेट सीमाएं हैं? इसका ऑप्शन बी सही है, सैन एंड्रियास भ्रंश। निम्न आग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा से सही है? ऑप्शन ई यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक आंसर आपके सही हैं, ठीक है। एक से अधिक कहेंगे नहीं, मतलब सारे आंसर सही हैं यहाँ पे। अचानक ठंडा होने पड़ने से छोटे और चिकने रवे बनते हैं। ग्रेनाइट गैब्रो आग्नेय चट्टान के प्रकार हैं। गोसेराइट मोटे रवे वाली आग्नेय चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानें पिघले हुए लावा से बनती हैं। निम्नलिखित में कौन सी बहिर्जात प्रक्रिया नहीं है? बहिर्जात प्रक्रिया से कौन सी है? ज्वालामुखी विस्फोट एक आंतरिक प्रक्रिया है, ना कि बहिर्जात, और बाकी सारी बहिर्जात है। अपसल्कन, अपर्दन, पंख प्रवाह वगैरह। वायुमंडल की क्रमशः डॉट 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 ऊंचाई पर ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नगण्य मात्रा में होती है। ऑप्शन सी 120 किलोमीटर और 90 किलोमीटर की ऊंचाई पे। अपतित सौर विकिरण का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा लघु तरंग विकिरण के रूप में वापस विकिरणित हो जाता है? ऑप्शन ए 35%। ऊष्मा बजट की हम अभी चर्चा की थी, बताया थोड़ी देर पहले, यही ऊष्मा बजट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ बताया जाता है कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है किरण। ये आप अगर कोई भी भूगोल की बुक लेंगे तो उसमें आपको अच्छे तरह से समझा दिया गया होगा। निम्नलिखित में कौन सा से वर्षण के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ई यहाँ पे सही है, ए और बी केवल ऑप्शन। धुंध में कोहरे की तुलना में अधिक नमी होती है और कोहरा भूमि पर या भूमि के बहुत निकट आधार वाला बादल होता है, एक तरह से बादल का ही रूप होता है। निम्नलिखित में सही को सुमिलित कीजिए और सही कूट का चयन करके। तो सही कूट कौन? ऑप्शन बी सही है इसका सही कूट। तो आइए देखते हैं। तो इसका पर्वतीय जो वर्षा प्रकार है, पर्वतों पवनों द्वारा बाधित, यानी पवनों को बाधित करके पर्वतीय वर्षा होती है। भूमध्य रेखा पे भारी वर्षा होती है, और जो संवहनीय वर्षा होती है वो गर्मी के कारण वायु को ऊपर उठने से होती है, और अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय जो वाताग्र का विकास करके। निम्नलिखित में कौन सा देश मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। निम्नलिखित में किस जल निकाय में पानी की लवणता सबसे अधिक है? ऑप्शन बी यहाँ पे है, ठीक है, वान सागर तुर्की, ठीक है, वान सागर झील तुर्की है, यहाँ पे सबसे अधिक लवणता है। लवणता जो है शब्द पानी में घुलित लवण के अनुपात को संदर्भित करता है। इसका भाग प्रति हजार में मापन किया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि महासागर की औसत लवणता 35 पीपीटी होता है पार्ट पर, जो है ये बोला जाता है कि तो यहाँ पे क्या होता है कि भाग प्रति हजार पे मापा जाता है इसको। महासागर की औसत लवणता 35 पीपी माना जाता है, ठीक है। तो वान झील तुर्की की है, इसकी लवणता सबसे अधिक है, और इससे कम जो है मृत सागर जो डेड सी है जॉर्डन में वहाँ की है, और उससे भी कम ग्रेट साल्ट लेक यूएसए की है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान सुदूरतम दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की इस स्थिति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रविउच्च अपहेलियन कहा जाता है। रविउच्च क्या है ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा इन्होंने, फिलहाल आप अपहेलियन समझिए। हिंदी में, इंग्लिश में कभी कभी चीज़ें वहाँ आपको एग्जाम में देखने को मिली वो सही रहती हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में कौन सा महासागरों की लघु उच्चावच विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी गर्त। बृहत ज्वारभाटा कब आता है? बृहत ज्वारभाटा कब आता है? ऑप्शन ई सही है यहाँ पे, बी सी डी ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। सूर्य चंद्रमा की सीधी रेखा होने पर, पूर्णिमा को और अमावस्या को, ये सही है। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी धाराएं हैं? ऑप्शन ई सही है यहाँ पे, यानी कि आपका यहाँ पे पश्चिमी पवन बहाव और फॉकलैंड की धारा ये ठंडी धारा है, बाकी वो गर्म है। निम्नलिखित में कौन सा से पारिस्थितिक तंत्र का जैविक कारक है? ऑप्शन डी सही इसका, उपभोक्ता जैविक कारक है इनमें से। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में उपलब्ध पादप और पशु प्रजातियों पारिस्थितिक प्रणाली में अजैविक और जैविक कारक शामिल होते हैं। अजैविक कारक में कौन कौन है? वर्षा, तापमान, सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल, आर्द्रता आदि। और जैविक कारक में उपभोक्ता, अपघटक आदि।
निम्नलिखित में कौन सा से जीवाणु विनाइट्रेट की प्रक्रिया में शामिल होते हैं? ऑप्शन सी सही है आपका, स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास विनाइट्रीकरण में शामिल होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा से विश्व के पारिस्थितिक तंत्र का हॉटस्पॉट नहीं है? ऑप्शन सी सही यहाँ पे, पश्चिमी हिमालय। ये क्या है कि पारिस्थितिक हॉटस्पॉट नहीं है। जब आप पर्वत पर चढ़ते हैं तो आपका किस प्रकार की वनस्पति सामना होता है? ठीक है, जिस क्रम में आपको बताना है, इसके क्रमानुसार आपको बताना है कि इस क्रम में वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए सही है, 1 2 3 4 क्रमशः ये मिले हुए हैं। ठीक है, आर्द्र, फिर शीतोष्ण, फिर अल्पाइन, फिर टुंड्रा। निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा में नाइट्रोजन कम मात्रा में नहीं होता है? ऑप्शन डी, पीटमय दलदली में मृदा में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है, जबकि लेटराइट, जलोढ़, लाल व पीली मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा देश बोर्नियो द्वीप साझा नहीं करता? ऑप्शन डी, फिलीपींस। फिलीपींस बोर्नियो द्वीप साझा नहीं करता। सुमेलित करना है इसका आपको, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। तो चलिए मिला लेते हैं। सेंट पॉल मिनियापोलिस मिसिसिपी में, और खार्तूम नील, और बुडापेस्ट डेन्यूब, नोमपेन मेकांग नगर और नदी के किनारे हैं बसे क्षेत्र थे। सही सुमेलित करना है, यहाँ पर भी वही चीज आ गया। तो यहाँ देखते हैं, ऑप्शन डी इसका भी सही है, ऑप्शन डी सही है। तो मिलान करते हैं। केप हॉर्न चिली, और केप कमोरिन भारत श्रीलंका के पास, और केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका, केप यार्क चिली। देखिए केप होता क्या है कि किसी भी महाद्वीप का निकला हुआ एक नुकीला हिस्सा होता है। ठीक है, किसी महाद्वीप का एक नुकीला हिस्सा होता है, जैसे आप ऐसे समझिए कोई महाद्वीप है तो ये हिस्सा ये केप कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सी झीलें केवल यूएसए में स्थित हैं? कौन से? ऑप्शन डी, मिशिगन केवल यूएसए में स्थित है, बाकी मिले जुले हैं। ठीक है, जैसे आपकी यहाँ पे हम ऑप्शन जो दिया उसके बारे में देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, ओंटारियो हुआ, सुपीरियरी हुआ, इरी हुआ, ये सारे अगर आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका देखेंगे तो कनाडा और अमेरिका के सब आपको सीमा पर मिलेंगे, बॉर्डर पे। कौन सी विशेषता पश्चिमी की ओर उत्तर कोरिया और चीन को विभाजित करती है? ऑप्शन इसका आपका ऑप्शन ए सही है यहाँ पे, यालू नदी जो है, यालू नदी पश्चिम में दक्षिण कोरिया और चीन को अलग करती है। मैत्री सेतु जो है, फ्रेंडशिप ब्रिज, यालू नदी पे बनाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा देश लेवंत का हिस्सा है? तो ऑप्शन बी इसका सही है, सीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा समूह कर्क रेखा पर स्थित है? ऑप्शन बी सही है, भारत, ओमान, मिस्र, बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्न से किस महासागर से गुजरती है? ऑप्शन ई सही है इसका, यानी कि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर से गुजरती है।